गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे कैंसर ब्रेस्ट की। ब्रेस्ट कैंसर जो कि एक लीडिंग कैंसर है ऑल ओवर द वर्ल्ड, और इंडिया में भी ये अब नंबर 2 पे है। तो हम देखेंगे कि आज किन कारणों से ये होता है और क्या इसके इलाज हमारे पास अवेलेबल हैं और कैसे फॉलोअप करना है, किन तरीक़ों से हम स्क्रीनिंग कर सकते हैं, क्या जेनेटिक फैक्टर्स हैं जो इसको करने में सक्षम हैं। तो हम पहले बात करेंगे क्या रिस्क फैक्टर्स हैं कैंसर ब्रेस्ट के। तो जनरली हम देखा गया है कि जिन भी कारणों से बॉडी में ईस्ट्रोजन बढ़ता है वो सारे कारणों से कैंसर ब्रेस्ट होता है। जैसे कि कोई ओसी पिल्स बड़ी देर से ले रहा है, या कोई फीमेल जो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी पे है, या उन महिलाओं में जिनमें महावारी बड़ी जल्दी शुरू हो गई है एज में और बड़ी देर तक चल रही है। तो ये सारे कारण हैं जिसमें कि ईस्ट्रोजन बढ़ रहा है। मोर ओवर अगर हम स्मोकिंग और अल्कोहल की बात करें तो उनका वो भी काफ़ी कंट्रीब्यूटरी हैं इस कैंसर के लिए। फिर हम देखेंगे कि क्या चीज़ें हैं हमारे पास जिससे हम इसको डिटेक्ट कर सकते हैं। तो जनरली इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल आता है, वो है स्क्रीनिंग का रोल। तो जनरली स्क्रीनिंग में देखा गया है कि हम मेमोग्राफी करते हैं या अल्ट्रासाउंड करते हैं या और पेशेंट को यहाँ पे ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करते हैं। तो जो मेन रोल उभर के आया है वो है मेमोग्राफी का। और मेमोग्राफी जनरली हम एलो करते हैं यंग वुमेन्स में, नहीं जो थोड़ी सी एज्ड वुमेन है, बिकॉज यंग वुमेन में जो ब्रेस्ट है थोड़ा सा डेंस होता है और उसमें मेमोग्राफी की फाइंडिंग्स इतनी क्लियरली नहीं आती हैं। तो लेट वुमेन में जो लेट एज की औरतें हैं या मतलब बूढ़ी औरतें हैं, उनके केसेस में हम लोग मेमोग्राफी करते हैं। और जनरली जो रिकमेंडेड एज है वो है 50 साल से ऊपर की एज में हमें ये मेमोग्राफी करनी चाहिए। तो और कुछ केसेस में हम 40 से ऊपर भी शुरू करते हैं, लेकिन 40 से नीचे मेमोग्राफी रिकमेंडेड नहीं है। उन केसेस में हम एमआरआई सजेस्ट करते हैं पेशेंट्स को कि आप एमआरआई कराइए, बिकॉज मेमोग्राफी इतनी डेंस ब्रेस्ट में बड़ी सारी जो कैंसर की अर्ली लीजन्स हैं या जो हमें एबनॉर्मलिटीज़ दिखती हैं उनको मिस कर देता है। तो जो मेमोग्राफी है जनरली वो एक बड़ा सवाल आता है कि हमें पेशेंट्स पूछते हैं कि कब कब करना चाहिए। तो जो मेमोग्राफी है वो एक्चुअली अगर तो पेशेंट को ऑलरेडी सीए ब्रेस्ट ट्रीटेड है और वो फॉलोअप है तो हम 1 साल पे रिकमेंड करते हैं। और सपोज उन पेशेंट में जिनमें एक्चुअल स्क्रीनिंग की जा रही है, जिनको अभी डिजीज़ नहीं है, उनमें हम जनरली 40 ईयर ऑनवर्ड्स एवरी 2 ईयरली हर 2 साल पे रिकमेंड करते हैं कि हमें ये स्कैन करना चाहिए ब्रेस्ट का। फिर हम आगे चलें कि क्या सपोज हमें पता चल जाता है तो क्या ट्रीटमेंट हमारे पास अवेलेबल हैं इसके लिए। तो जनरली कैंसर के जो 3 इलाज हैं जो मैं पहले भी अपनी वीडियोस में डिस्कस कर चुका हूँ, जनरली सर्जरी है, रेडिएशन है और कीमोथेरेपी है। और ब्रेस्ट का ट्रीटमेंट एक ऐसा ट्रीटमेंट है जिसमें तीनों इलाज हमें यूज़ करने पड़ते हैं। जो फर्स्ट इलाज है जैसे कि सर्जरी माना गया है इसी ब्रेस्ट में कि सर्जरी होना ही चाहिए। सर्जरी से हमें एक तो लोकल कंट्रोल मिलता है, यानी कि डिजीज़ हम उसी टाइम रिमूव कर देते हैं। और सर्जरी बड़े अलग अलग भिन्न प्रकार की है, जैसे आजकल तो सर्जरीज ऐसी भी हैं जिसमें हम ब्रेस्ट को सेव करते हैं और कुछ सर्जरीज ऐसी जिसमें ब्रेस्ट को हम पूरा रिमूव करते हैं। मोर ओवर ब्रेस्ट की साथ साथ सर्जरी ब्रेस्ट से जहाँ बीमारी जा सकती है, जो कि हमारी बगल की गांठें हैं, हम वो भी ड्यूरिंग सर्जरी हम लोग रिमूव करते हैं। और सर्जरी से पहले जनरली हम टेस्ट सारे कर लेते हैं ताकि हमें इतना पता हो कि डिजीज़ लोकलाइज्ड है, कहीं फैली तो नहीं है, और अगर डिजीज़ लोकलाइज्ड है और तभी ही सर्जरी का मेजर रोल है। सर्जरी के बाद फिर हम थोड़ा वेट करते हैं क्योंकि उसके बाद एक टुकड़े की जांच आती है, रफली 4 से 5 दिन का हमें वेट करना पड़ता है। उसके बाद उस जो टुकड़े की जांच आती है उसमें से हमें स्टेजिंग मिलती है। हमारे पास एक क्लिनिकल स्टेज होती है जो ऑपरेशन से पहले, और एग्जैक्ट स्टेज होती है जो ऑपरेशन के बाद की जो जांच में उसमें आती है। उसमें हम डिफरेंट स्टेज के अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट करते हैं। अब जैसे देखा गया कि स्टेज 1 जो कि ऐसी डिजीज़ जो कि ब्रेस्ट के अंदर ही लोकलाइज्ड है, तो स्टेज 1 हो गया। फिर वो स्टेजेस जहाँ पे डिजीज़ ब्रेस्ट में था और आसपास की गांठों में फैला है, बिल्कुल आसपास की गांठों में, तो स्टेज 2 हो गया। अगर वहाँ से निकल के थोड़ी सी दूर की गांठों में फैला है तो स्टेज 3 हो गया। और अगर वो बॉडी में फैल गया तो स्टेज 4 सीए ब्रेस्ट उसको बोलते हैं हम लोग। तो स्टेज 1, 2 और 3 में हम सर्जरी रिकमेंडेड है और सर्जरी करना भी चाहिए, जिसमें क्या है कि इमीडिएटली जो डिज़ीज़ का बल्क है, जो कि डिज़ीज़ बॉडी में है, वो एकदम से निकल जाती है। और उसके बाद फिर हम लोग एडजुवेंट ट्रीटमेंट, जो भी एडजुवेंट ट्रीटमेंट हो गया जो सर्जरी के बाद वाला ट्रीटमेंट, और जो कि डिपेंड करता है कि जो आपकी सर्जरी की हिस्टोपैथोलॉजी रिपोर्ट आती है
वो किस तरह की आती है और उस पर हम लोग प्लान करते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम क्या देखते हैं कि उसमें हम कुछ हार्मोन्स के रिसेप्टर्स देखे जाते हैं, जैसे कि ER पॉजिटिव है, PR पॉजिटिव है, या एक और अलग तरह का टेस्ट आता है कि HER2 पॉजिटिव है कि नहीं। फिर ये सारी चीज़ें मिला के हम लोग पेशेंट का ट्रीटमेंट डिसाइड करते हैं कि पेशेंट का एज कितना था, पेशेंट का डिजीज़ का साइज़ कितना बड़ा था, स्टेज क्या थी, उसके हार्मोन के स्टेटस क्या थे, और उसको कोई मतलब साथ के साथ कोई कोमॉर्बिडिटी तो नहीं, कोई हाइपरटेंशन या डायबिटीज़ तो नहीं चल रहा है। ये सब चीज़ें मिला के हम लोग ट्रीटमेंट डिसाइड करते हैं। और अर्ली स्टेजेस में रिकमेंड है कि हमें सर्जरी करना चाहिए, उसके बाद कीमो भी होना चाहिए, और उसके बाद रेडिएशन भी होना चाहिए। और अगर कुछ केसेस में, जैसे कि अगर हार्मोन्स हमें पॉजिटिव मिल जाते हैं, तो अकॉर्डिंगली हमें हार्मोन्स की दवाइयाँ, और अगर एक और चीज़ पॉजिटिव होती है, हम देखते हैं HER2 पॉजिटिव देखते हैं, अगर वो है तो उसके लिए एक इंजेक्शन भी चलता है। तो डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी क्या स्टेज है और उसके सर्जरी के दौरान जो हमारा टिश्यू निकला है उसमें हमें क्या चीज़ मिली है, उस पर डिपेंड करता है कि आपका फर्दर का ट्रीटमेंट कैसा होगा। तो जनरली इसमें तीनों इलाज का यूज़ किया जाता है। और जब हम देखें कि एक और बड़ा सा कॉमन सा क्वेश्चन आता है पेशेंट्स का कि ओके हमारी स्टेज ये है तो हमारा सर्वाइवल कितना होगा। तो जनरली जो CA ब्रेस्ट है इसका जो सर्वाइवल या प्रोग्नोसिस बोलें तो बहुत अच्छा है। अगर हम स्टेज 1, 2, 3 में भी, मतलब ये रेंज करता है कहीं 60 से लेकर 100%। कहने का मतलब कि अगर हम 100 मरीज़ों का इलाज करेंगे उसमें से 60 से 100 मरीज़ ठीक होने के चांसेस हैं। फिर आता है स्टेज 4। इवन कि स्टेज 4 में भी हम ये मान के चलते हैं कि 100 में से 20 मरीज़ ठीक रहते हैं 5 साल तक। तो ब्रेस्ट का कैंसर एक मतलब क्यूरेबल कैंसर है। और ये मंथ जो हमारा चल रहा है, ये मंथ अब ब्रेस्ट कैंसर की अवेयरनेस बढ़ाने का मंथ है। और इस मंथ पे हमें मैक्सिमम टू मैक्सिमम इंफॉर्मेशन पास करनी चाहिए सब पेशेंट्स में, और जो भी हमारे आसपास के नागरिक हैं उनको पता चले, वो अवेयर रहें इसके बारे में। तो ये मंथ पूरा डेडिकेट किया गया है ब्रेस्ट कैंसर के लिए। तो एक चीज़ मैं और आपसे डिस्कस करना चाहूँगा, जैसे कि एक जेनेटिक्स का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है CA ब्रेस्ट में। ऐसा देखा गया है कि कुछ पेशेंट्स एट हायर रिस्क होते हैं। सपोज अगर मदर को है तो बच्चों में भी आने का काफ़ी चांसेस हैं। तो इसमें देखा गया है कि कुछ जीन्स हैं हमारे जो म्यूटेटेड रहते हैं, जैसे BRCA1 है, BRCA2 है। और अगर सपोज़ आपकी फैमिली में ऑलरेडी कोई फीमेल रिलेटेड कैंसर है, जैसे CA एंडोमेट्रियम है, ओवरीज का कैंसर है, या ओवेरियन ट्यूब्स का कैंसर है, तो अगर ये फैलोपियन ट्यूब्स का कैंसर है, तो अगर इस तरह का कोई कैंसर आपकी फैमिली में ऑलरेडी चल रहा है, तो वो उस फैमिली के बच्चों को ये आगे जेनेटिक टेस्टिंग के लिए जाना चाहिए, ताकि जल्दी से जल्दी कैंसर हमारी पकड़ में आ सके और उसका इलाज पॉसिबल हो सके। फिर एक और बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि अगर सपोज़ पेशेंट आ गया और ट्रीटमेंट हो गया तो फॉलोअप कैसे करना है। तो जनरली फॉलोअप के लिए हम वो सजेस्ट करते हैं कि आप हर साल में एक बार एक्चुअली अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन, मैमोग्राफी, अब अगर तो आपकी ब्रेस्ट हमने प्रिजर्व किया तो सेम ब्रेस्ट का और अपोजिट ब्रेस्ट का, और अगर ब्रेस्ट हमने रिमूव किया है तो अपोजिट ब्रेस्ट का एक मैमोग्राफी और एक चेस्ट एक्सरे, ये सब चीज़ें करा के अपने जो नियरेस्ट फिजिशियन हैं जो आपको ट्रीट कर रहे हैं उनसे आप मिलते रहिए। और जो भी अगर टाइम टू टाइम अगर वो कुछ ट्रीटमेंट चेंज कर रहा है तो उसको फॉलो करिए। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि जब हम 5 साल के लिए पेशेंट को सजेस्ट करते हैं हार्मोनल थेरेपी, तो पेशेंट बीच में अपना दवाई मिस करता है। तो मेरा कहना यही है कि प्लीज़ आप वो मेडिसिन आप मिस ना करें, उसको कंटिन्यू रखें, बिकॉज़ वो भी आपका जो कहते हैं कि ना कि ब्रेस्ट कैंसर का जो सर्वाइवल है वो इंक्रीज़ करती है। तो उसके साथ भी आप उसको भी आप कंटिन्यू रखें और बड़ा सीरियसली लें। सो ब्रेस्ट कैंसर का ट्रीटमेंट जो अगर हम मोटा देखें तो 4 तरीके का है। सर्जरी है, रेडिएशन है, कीमोथेरेपी है, हार्मोन थेरेपी है। तो मैं ये मानूंगा कि सबको आप मतलब इस तरह से बांटें कि 25-25%। और अगर सपोज़ इसमें से 2 कंप्लीट करते हैं और 2 आप छोड़ देते हैं, या 3 कंप्लीट करते हैं, 1 आप छोड़ देते हैं, तो स्टिल यू आर मतलब आप मिस कर रहे हैं इलाज को, आपका इलाज कंप्लीट नहीं है।
सो मेरी तो यही आपसे विनती रहेगी कि प्लीज़ आप अपना ट्रीटमेंट कंप्लीट करिए और अपने एक ही डॉक्टर को फॉलो करिए जो आपको देख रहे हैं, वो आपको अच्छे से ट्रीट भी करें और आपको गाइड भी करें, और नियरेस्ट डॉक्टर की सलाह भी ले सकते हैं। बिकॉज इस टाइम पे कोविड का इशू चल रहा है, आप ज़्यादा घर से बाहर नहीं निकल पाएंगे, तो बेटर मैं तो आपको ये बोलूँगा कि ज़रूरी नहीं है कि आपको हॉस्पिटल में ही जाना है। आप नियरेस्ट अपने जो भी डॉक्टर हैं, फिजिशियन हैं, सर्जन हैं, उनसे मिलके उनसे मशवरा करिए कि आगे का ट्रीटमेंट का क्या करना है, कोई चेंज तो नहीं करना है। या अपने फिजिशियन का फ़ोन नंबर रख सकते हैं, उनसे फ़ोन पर रब्ता कायम रखें, उनसे बात करें। सो आई थिंक जो मेरा इस वीडियो बनाने का मेन मकसद ये था कि आप सब अवेयर रहें ब्रेस्ट कैंसर के बारे में, और मुझे लगता है हम आगे भी आपसे बात करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।